हेलो दोस्तों, यूपीपीएससी स्टडी बाय विपिन देव में आपका स्वागत है। आज मैं यूपीपीएससी आयोग द्वारा पिछले विभिन्न वर्षों में पर्यावरण टॉपिक से पूछे गए विभिन्न जो उसके क्वेश्चन है उसका मैं 360 डिग्री एनालिसिस करूंगा। यदि मैंने यूपीपीसीएस को इतनी बार क्लियर किया है तो उसमें 90% योगदान पिछले वर्ष के जो प्रश्न है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट करना है, इसका अधिक से अधिक योगदान रहा है। तो मैं उस अनुभव के आधार पे आप सबको पिछले विभिन्न वर्षों के पर्यावरण के विभिन्न प्रश्नों का मैं समग्र विश्लेषण करूंगा। तो पहला टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण, जैसा कि पर्यावरण मैंने बताया ही था कि पर्यावरण परिधन आवरण, यानी हमारे चारों तरफ जो घिरा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो जैविक हो, चाहे अजैविक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे जैविक घटक में क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैविक में भूमि है, जल है, वायु है, तापमान है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक पर्यावरण घटक है, जो मानव की सांस्कृतिक तत्व है, प्रथा है, प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो पहला जो इसका विकल्प है कि भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में है, या उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, या भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, या उपयुक्त सभी। क्योंकि मैंने बताया कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या? सब कुछ, जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सबका समुच्चय और उनका अंतः संबंध क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और फिर दूसरा था कि पर्यावरण अपकर्ष। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण अपकर्ष से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण अपकर्ष जैसे विभिन्न जो भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र हैं उनकी एक वहन क्षमता होती है कि वह अधिक से अधिक कितने लोगों का भरण पोषण कर सकती है, लेकिन जब उसकी वहन क्षमता से अधिक उस पर दबाव पड़ता है तो पर्यावरण अपकर्ष या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। यानी पर्यावरण, पहला ऑप्शन है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यानी पर्यावरणीय गुण क्या है? जैसे जल है तो जल प्रदूषित हो जा रहा है, भूमि क्या है? भूमि प्रदूषित हो जा रहा है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, जैसे मानव ने क्या किया? मरुस्थलीकरण किया, मानव ने क्या किया? निर्वनीकरण किया। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन और उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी पर्यावरण अपकृष्ट क्या है? मतलब पर्यावरण से जितने भी उसके जैविक घटक है, चाहे अजैविक घटक है, इनका जो गुण है उनके गुणों में परिवर्तन क्या कहलाता है? पर्यावरणीय अपकर्ष कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन्हें दिया जाता है इको मार्क, यानी इको मतलब इकोलॉजिकल मार्क, यानी जो पर्यावरण के अनुकूल है वे क्या कहलाते हैं? इको मार्क। और इको मार्क देता कौन है? कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन इको मार्क को तय करता है कि किन उत्पादों को इको मार्क दिया जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। कथन क्यों? क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण में होमियोस्टेटिस प्रक्रिया पाई जाती है, यानी स्वयं को संतुलित करने की प्रक्रिया पाई जाती है। दूसरा कारण क्या है कि मानवीय क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। ठीक, क्योंकि मानव की क्रिया क्या कहलाती है? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक क्योंकि आयोग ने पूछा हुआ है कि मानव की क्रियाएं क्या कहलाती हैं जो पर्यावरण प्रदूषित करती हैं? वो कहलाती है एंथ्रोपोजेनिक, यानी एंथ्रोपोजेनिक। तो मानवीय क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। और जबकि प्राकृतिक पर्यावरण, अगर अगर नदियों को मानवीय क्रियाएं उसमें बाधा ना पहुंचाए तो स्वच्छ होंगी। तो प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, लेकिन उसका कारण क्या है कि मानवीय क्रियाओं ने क्या किया? पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। ठीक, अब है हम आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ क्या कब हुआ? तो जब रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो उस समय वित्त की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें वित्त चाहिए ताकि हम पर्यावरण जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके, विकासशील देशों की मदद कर सके। तो उसके लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की शुरुआत हुई, यानी 1991 में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ किया गया। अब आते हैं हम जैवमंडल एवं बायोम। ठीक, बायोस्फीयर क्या है?
बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जहाँ ये है स्थल मंडल, ये है जल मंडल, ये है वायुमंडल, और जहाँ तीनों का कॉम्बिनेशन हो वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। मतलब जहाँ जल स्थल वायु तीनों चीजें मिलेंगी, क्योंकि यही चीजें मानव के जीवन के लिए, जीव जंतुओं के, पर्यावरण जो वन है उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। और क्योंकि मानवीय क्रियाओं ने क्या किया है, इनके जो गुण है इनमें परिवर्तन किया है, यानी पर्यावरणीय अपकर्ष देखा गया है, तो इसीलिए इन जैव मंडल के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम संचालित किया है, ताकि इनके गुणों को संरक्षण कर सके। इनकी जो भूमिकाएं हैं, जो इनकी प्राकृतिक भूमिकाएं, जैसे क्या करती हैं, ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं, ये मनुष्यों का भरण पोषण करती हैं, ये सांस्कृतिक कारकों की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कई जो हमारी जनजातियां हैं उनका कल्चर कहाँ से जुड़ा हुआ है, बायोस्फीयर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। ठीक, घटते उत्पादकता, उत्पादकता क्या होता है कि जहां जो पारितंत्र के घटक है, जैसे अजैविक घटक, जहां अच्छी अनुकूलतम रूप में पाए जाएंगे, जैसे जहां बेहतर तापमान होगा, जहां मृदा में उर्वरा होगी, जहां खनिज तत्व उपस्थित होंगे, जहां वर्षा होगी, जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता होती, वहां उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जब देखेंगे तो वहां क्या अनुकूलतम वायु कहलाता है, क्योंकि वहां सूर्य तप, उच्च ताप होता है, खूब वर्षा होती है, तो उनकी उत्पादकता बहुत होती है। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, देखते जाएंगे कि उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आती है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी देखा जाता है। जैसे अगर आप सागर में देखेंगे तो जो सागर में मैंग्रोव है उनकी उत्पादकता उच्च होती है, जो परवाल है उनकी उत्पादकता उच्च होती है। लेकिन जैसे जैसे आप सागर की गहराई में जाते जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे आप सागर की गहराई में जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा में कम होगी, सूर्य के प्रकाश में कमी आएगी, तो उसकी उत्पादकता में भी कमी आएगी। तो उत्पादकता को आपको क्रम में लिखना है। जैसे आप देखेंगे कि उत्पादकता मैंग्रोव, घास का मैदान, झील, सागर, क्योंकि मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव में उच्च तापमान मिलता है, उसे ये समझ लीजिए इकोटोन है कि इसे दोनों प्रकार के घटक मिलते हैं, जैसे जो लवणीय, अलवणीय, तो इनकी उत्पादकता खूब होती है, इनकी जैव विविधता खूब होगी, इनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करेंगे। फिर आएगा घास का मैदान, फिर झील आएगा, फिर सागर आएगा, क्योंकि जब सागर में आप देखेंगे, सागर बहुत विस्तृत है, 71% लगभग सागर है पूरे पृथ्वी के सागरीय जो भू स्थल है, लेकिन इनमें देखेंगे तो इनकी उत्पादकता कम है, यानी इनमें जो प्रवाह, जो प्लैंक्टन पाए जाते हैं, जो इनमें जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी संख्या में कमी होती है अपेक्षाकृत। तो उत्पादकता कुछ नहीं, उत्पादकता केवल अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लेना है कि जहाँ पे खूब उत्पादकता, मतलब पेड़ पौधों की लंबाई खूब होगी, जीव जंतु खूब होंगे, उनकी उत्पादकता उच्च होगी। जैसे अगर यही दे दिया जाए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर दिया जाए शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर देगा घास का मैदान, तो सबसे अधिक उत्पादकता उष्णकटिबंध की होगी, फिर शीतोष्णकटिबंधीय जो वन है उनकी होगी, फिर घास का मैदान। तो यहाँ सबसे अधिक उत्पादकता किसकी है, मैंग्रोव की, फिर किसकी है, घास के मैदान की, क्योंकि घास के मैदान में हिरन, बाघ पाए जाते हैं, झील होगी, फिर उसके बाद सागर होगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन कि बायोस्फीयर की उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि आयोग हर बार एक क्वेश्चन जरूर लाता है। तो आप अगर मुश्किल से 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, मैं याद करवा देता हूँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, पहला है नोक्रेक, नोक्रेक कहाँ है, मेघालय में है नोक्रेक। ठीक, इसके अलावा इसमें अरुणाचल में दिबांग है, यहीं पे असम डिब्रू साइखोवा है, असम में मानस है, इसके अलावा सिक्किम में कंचनजंगा है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, और मध्य प्रदेश में पन्ना है, यहाँ पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में ही, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लगभग अधिकतर विस्तार छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक है। इसके अलावा यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर नंदा, ये है नीलगिरी है, फिर इसके अलावा अगस्त्य मलाई है, इसके अलावा यहाँ सुंदरबन है, इसके अलावा उड़ीसा में हम जाएंगे तो सिमलीपाल मिलेगा, और यहाँ हमारा ग्रेट निकोबार मिल जाएगा।
इसके अलावा यहाँ कच्छ का रण है, और हिमालय में हमारा, हिमाचल प्रदेश में हमारा कोल्ड डिजर्ट। ठीक, तो हमारे पास 18 हैं। कौन कौन से हैं? जब आप पूर्वोत्तर से शुरू करेंगे, पूर्वोत्तर का केवल एक नेशनल, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व, वो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में यूनेस्को के, वो है नेक्रेक। बाकी चाहे मानस हो, दिहांग दिबांग हो, डिब्रू साइखोवा हो, ये सब क्या है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसके अलावा सिक्किम में कंचनजंगा है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरीके से है। इसके अलावा जब आप उत्तराखंड, तो नंदा देवी है, ये भी मैप में आता है। इसके अलावा आप पन्ना देखेंगे मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी देखेंगे, अचानकमार अमरकंटक आप कहाँ देखेंगे? छत्तीसगढ़ में देखेंगे, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में, नीलगिरी देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर, उसके नीचे अगस्त्य मलाई, और यहाँ आप देखेंगे ग्रेट निकोबार, और यहाँ मन्नार की खाड़ी, और बाकी एक कच्छ का रण। तो इसमें से कौन कौन सा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में है? तो नीलगिरी, अगस्त्य मलाई, मन्नार की खाड़ी, सुंदर ग्रेट निकोबार, पन्ना, पंचमढ़ी, अचानकमार अमरकंटक, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, इसके अलावा नोक्रेक मेघालय, इसके अलावा कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी, ये है उत्तराखंड। जबकि जो अन्य है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम नहीं आते, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व है। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट है, इसके अलावा आसाम में मानस है, डिब्रू सोइखोवा है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग है, इसके अलावा यहाँ कच्छ है। फिर हम अब इसमें देखिए, आपको अगर सिमलीपाल, जैसे सिमलीपाल आप मान लीजिए आप नहीं जानते हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि सिमलीपाल कहाँ, क्योंकि बार बार आप जैसे सिमलीपाल, ठीक, सिमलीपाल ए का 4, आप पढ़ते हैं नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, नंदा देवी पर्वत चोटी आप बार बार पढ़ते हैं। नंदा देवी कहाँ पढ़ते हैं? आप उत्तराखंड पढ़ते हैं। ठीक, आप सी का 1, इसमें सी का 1 है, ठीक, और ए का 4 है, यानी आपका आंसर क्या हुआ? बी हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैंने बता ही दिया था, उत्तराखंड में है। अब है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मैंने पर्यावरण पढ़ा ही था कि पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का घिरा हुआ आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है, जिसमें जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक घटक शामिल है। जैविक में क्या होता है कि मानव होता है, पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं। और भौतिक में क्या होता है? जैसे भू आकृतियां, जलवायु, आर्द्रता, तापमान, लवणता, ये सब आते हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण में जैसे धर्म है, भाषा है, यानी मनुष्य द्वारा जो निर्मित पर्यावरण है, यानी मनुष्य धर्म से, भाषाओं से, उसकी संस्कृति से, रीति रिवाज से घिरा हुआ। तो कौन सा आंसर नहीं है? परिचालन पर्यावरण। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? तो जियोम क्या है? जियोम पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक ऐसा निकाय जिसमें जैविक और अजैविक घटक अंतःक्रिया करते हैं, वो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जैविक अजैविक घटक अंतःक्रिया करते हैं। तो जैविक अजैविक घटक अंतःक्रिया ये बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, बूंद, ये बहुत बड़ा सागर की तरह एक बेहद भी हो सकता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसके विभिन्न टाइप है पारिस्थितिकी तंत्र के। एक है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी आप जब देखेंगे यह है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, यानी जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, मरुस्थलीय प्राकृतिक तंत्र, आप देखेंगे सवाना, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सब क्या पारिस्थितिकी तंत्र है, वो भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्थलीय भी हो सकता है, एक जलीय भी। स्थलीय में वर्षावन, मरुस्थल, शीतोष्णकटिबंधीय, जबकि आप जब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे तो एक लवणीय होगा, एक अलवणीय। लवणीय में सागर है, ज्वार नदमुख है, जबकि अलवणीय में नदी है, झील है, झरना है, ये सभी आते हैं। जबकि कृत्रिम में मानव ने जो पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मानव ने क्या किया? धान की खेती की, तो धान जैविक घटक है, लेकिन वह क्या कर रहा है? अजैविक घटक, मृदा से तत्व ले रहा है, यानी अंतःक्रिया कर रहा है। गेहूं की हमने खेती की तो भी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जियोम नहीं है, जबकि जो इसके विभिन्न घटक हैं, जो इसके विभिन्न प्रकार है, जैसे रेगिस्तान एक जियोम है, ठीक, टुंड्रा एक जियोम है, घास का स्थल एक जियोम है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक जियोम है। आप शीतोष्णकटिबंधीय शीतोष्ण अगर देखेंगे, शीतोष्ण वर्षावन, शीतोष्ण वन यानी शंकुधारी वन, तो ये भी क्या है? जियोम है। आप समाना देखेंगे, वो भी क्या है? जियोम है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जियोम नहीं है। अब आगे अगला क्वेश्चन, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण, मैंने बताया ही था, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है?
जिसमें जैविक अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। और जैव मंडल क्या है, एक विस्तृत भूभाग है जिसमें जैव अजैव ये सभी घटक क्या करते हैं, मतलब जीव मंडल क्या है, जिसमें जीव निवास करेंगे, जहां स्थल जल वायु मिलेंगे तो ही तो जीव रहेगा। और ये क्या है, एक बृहद पाचकीय तंत्र है। तो बताओ खुला तंत्र है कि नहीं, खुला तंत्र है, क्योंकि मैंने बताया ही था कि खुला तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का निवेश होता है, बहिर्गमन होता है। खुला तंत्र कैसे, क्योंकि जितने हमारे जीव हैं क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, जो हमारे प्राथमिक उत्पादक है जैसे पेड़ पौधे, वो अपना भोजन बनाएंगे, उसके बाद प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसका क्या करेंगे, उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, ये क्या है, खुला तंत्र। इसके अलावा जो जैविक अजैविक घटक आपस में कैसे, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू, आयोग ने कई बार पूछा है जैव भू रासायनिक चक्र, यानी जो जैविक अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं उनका क्या है, एक चक्र, यानी जैव भू रासायनिक चक्र, जैविक अजैविक अजैविक से जैविक, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। जो जीव मंडल एक खुला तंत्र है। क्यों खुला तंत्र है, क्योंकि जीव मंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन को प्रतिबंधित नहीं होता। ठीक, तो जब भी आप देखेंगे ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं है, तो खुला तंत्र मैंने क्या बताया था, क्योंकि खुला तंत्र जिसमें ऊर्जा आएगा, पदार्थ आएगा, यानी उनका निवेश होगा और बहिर्गमन भी होगा। तो क्या कहा है कि प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, ये क्या है, गलत है, क्योंकि निवेश होगा और बहिर्गमन भी होगा, यानी ये सही और आर गलत है। देखिए जैव मंडल, ठीक, जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो जैविक को अजैविक में बदलता है, अजैविक को जैविक में बदलता, वो होता है डीकम्पोजर यानी वियोजक। ये क्या करते हैं, ये जब भी मृत जीव जंतु, जैसे पेड़ जब सूख जाता है या कोई जीव मर जाता है, तो जो डीकम्पोजर होते हैं उसका विघटन कर देते हैं, उसको सड़ा देते हैं, यानी जो जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उसको अजैविक पदार्थ में रूपांतरित कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर वे होते हैं जो पोषक स्तर के विभिन्न चरण, चाहे प्राथमिक पोषक हो, द्वितीय पोषक हो, तृतीय पोषक हो, सभी का क्या करते हैं, विघटन कर देते हैं। तो इसीलिए जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया कौन है, डीकम्पोजर यानी अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवोम, यानी मानव जनित जीवोम कौन है, जो जीवोम मानव ने, यानी ऐसा जीवोम जो मानव ने निर्मित किया है, यानी मानव ने क्या किया, मानव, बताओ, जल तंत्र, यानी हमने बनाया है नदी, बताओ, नदी हमने थोड़ा बनाया है, सागर हमने थोड़ा बनाया है, तो जल तंत्र एक क्या प्राकृतिक है। घास का मैदान हमने नहीं बनाया क्योंकि सवाना है, हमने नहीं बनाया। वर्षावन हमने नहीं बनाया, जबकि फसली भूमि यानी धान की खेती हो या गेहूं की खेती हो, मटर की खेती हो, ये सब हमने किया। यानी मानव जनित जीवों में मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये है फसली भूमि। तो आप कंफ्यूज मत होगा, जीवों पारिस्थितिकी तंत्र कुछ नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न प्रकार हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवोम कहलाते हैं। जब इनका विस्तृत भूभाग पे देखेंगे तो क्या कहलाएंगे, जीवोम कहलाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, सवाना है, रेगिस्तान है, तो ये सब क्या है, जीवोम है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, यानी दो भिन्न, एक ये समुदाय है, एक ये समुदाय है, इस क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। क्या कहलाता है, इकोटोन। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन। ठीक, जैसे जैसे आप देखोगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन है, ये मान लीजिए सदाबहार वर्षावन है, ठीक, ये हमारा रेगिस्तानी है क्षेत्र है। इनके मध्य में जो क्षेत्र है यानी सवाना घास भूमियां, यानी घास भूमियां, ये क्या है, इकोटोन है। ठीक, क्या है, इकोटोन है। तो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ठीक, अब है जैसे आप देखोगे इकोटोन में जैव विविधता खूब होती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। क्यों होती है जैव विविधता, क्योंकि इनमें दोनों क्षेत्रों की विशेषता पाई जाती है, और जिसमें दोनों क्षेत्र को विशेषता पाई जाती है उसमें क्या होगा, उसमें जैव विविधता अधिक होती है, और ये प्रभाव कहलाता है एज इफेक्ट, और ये क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। मतलब जो क्षेत्र है, जैसे ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा इकोटोन, लेकिन इसमें जैव विविधता उच्च होगी, जिसका मुख्य कारण क्या कहलाएगा, इसका मुख्य कारण कहलाएगा एज इफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जैसे ये कुछ नहीं क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है कि प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन क्या कहा जाता है। कुछ नहीं है, कोई क्षेत्र है उसमें समय के बाद, जैसे पहले वह नग्न होगा, ठीक, मान लीजिए नग्न हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, इस पर लाइकेन आई,
फिर उसके बाद क्या हुआ, छोटी छोटी घास आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, झाड़ियां बड़ी बड़ी आई, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वृक्ष बने। तो एक क्षेत्र में क्या हुआ, जो समयबद्ध है, जो क्रमबद्ध परिवर्तन है, इनको हमने क्या किया, इनको हमने कहा अनुक्रमण। इसको हमने क्या कहा, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि क्रमवार जो परिवर्तन हो रहा है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पहले नग्न होगा, फिर उस पर लाइकेन आएंगे, फिर उसके बाद उस पर धीरे धीरे छोटी छोटी घासें, फिर झाड़ियां, फिर पेड़ पौधे आएंगे, और जो अंत में वनस्पति रहेगी उसे हम कहेंगे क्लाइमेक्स वेजिटेशन। क्लाइमेक्स क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अनुक्रमण की प्रक्रिया में जो अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लाइमेक्स वेजिटेशन। क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन, यानी जो अंतिम। और इसके अलावा जो एक संक्रमण है कि एक से दूसरा बना, दूसरा से तीसरा बना, ये कहलाता है शीयर। क्वेश्चन पूछा गया है शीयर क्या है। तो जब भी आप क्रमबद्ध परिवर्तन होगा किसी क्षेत्र में, एक किसी भी जो समुदाय है, किसी भी वनस्पति जीव जंतु है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है, शीयर, यानी जो उसका चरण शीयर, जबकि ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है अनुक्रमण, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। और जो सबसे अंत में जो समुदाय बनेगा उसे कहते हैं क्लाइमेक्स वेजिटेशन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो एक क्षेत्र के परिवहन में समयांतर क्रम परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अनुक्रमण। और चरम अवस्था क्या है, क्लाइमेक्स वेजिटेशन क्या है, जो सबसे अंतिम में बनेगा वो क्या है, ठीक। तो इसका आंसर हुआ बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रदान की। मैंने क्या कहा था, यूनेस्को ने 1972 में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम संचालित किया, जिसका उद्देश्य था हम बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित कर सके। क्यों, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो चाहे पारिस्थितिकी निर्वाह के लिए हो, चाहे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे उनके कल्चर के लिए हो, बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए यूनेस्को ने 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम संचालित किया, यानी 1971 में उसने एक सूची जारी किया। तो नीलगिरी सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया था अभी, नंदा देवी भी है, इसके अलावा सिमलीपाल भी है, ठीक, जबकि मानस नहीं है। यानी जब आप पढ़ेंगे, मैंने अभी पढ़ाया था, मानस क्या है, मानस भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, लेकिन यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता। यानी 11 मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम मैंने बताया था, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल, नोकरेक, पंचमढ़ी, अचानक मार, अगस्तमलाई, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा और बाद में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को, यानी 12 हुए, ठीक, मैंने बताया था। तो आपको जब मैं बताऊं उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो बाद में क्वेश्चन के रूप में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो मानस कहाँ है, आसाम में, जबकि वो नहीं है। अब आते हैं मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम किसने शुरू किया, ये था यूनेस्को का, यानी यूनेस्को। कब, 1971 में, जिसमें 12 भारत के 12 रिजर्व शामिल है। जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। जैव मंडल जो आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, घास स्थल का, कृषि उत्पादन का, वायुमंडल संतुलन का, आनुवंशिक विविधता का। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व जो हम रिजर्व करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि हमारी जो आनुवंशिक विविधता है, क्यों, क्योंकि हमारी नीलगिरी देखेंगे क्या है, ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, और इस क्षेत्र में जैव विविधता खूब पाई जाती है। तो हमारी आनुवंशिक विभिन्नता को हम संरक्षण करते हैं। तो बताओ, कहीं हमने घास स्थल की बात की, जैसे हमारा नीलगिरी है, हमारी अगस्थामलाई, हमने किस लिए, कृषि उत्पादन के लिए तो हमने नहीं किया, घास स्थल के लिए हमने। ये बताओ, हमने वायुमंडलीय संतुलन के लिए कि पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए। तो आपको ऑप्शन को छांटने का, ऑप्शन को चूज करने का आपको आना चाहिए। जैसे जैसे आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता है सुंदरवन, ठीक। अब बताओ, सुंदरवन घास स्थल है, नहीं है, तो घास स्थल के लिए हमने लाया, नहीं लाया। केवल घास स्थल के लिए हमने थोड़ा लाया है, हमने पेड़ पौधों के लिए भी लाया है, हमने जीव जंतुओं के भी लिए लाया है, सबके लिए। कृषि उत्पादन के लिए नहीं, वायुमंडलीय संतुलन के लिए नहीं लाया। हमने आनुवंशिक भिन्नता किसकी हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है, जीव जंतुओं की हो सकती है। तो आपको ऑप्शन चूज करने में आसानी होगी। आप जब भी ऑप्शन चूज करोगे तो आप सबसे आसान, जैसे अब है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है, मतलब जो बायोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है उसका प्रक्रम क्या है। तो आप कुछ नहीं, एकदम केवल समझिए, आप एकदम ध्यान लगा के केवल देखिए। पहले क्या होगा, बायोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले होगा नग्नीकरण। जैसे आप देखोगे, पहले एक चट्टान है, इस पे कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे चट्टान में विखंडन होगा, धीरे धीरे मृदा बनेगी, यानी पहले नग्नीकरण होगा, ठीक, नग्नीकरण है, एकदम नग्न है, नग्नीकरण, ठीक। फिर क्या होगा, कहीं से उस क्षेत्र में बीज उड़कर आएगा, या बीज जैसे, या कोई भी चीजें, कोई भी पादप या कुछ भी बीजें ऐसी आएंगी उस क्षेत्र में, तो उसमें क्या होगा, प्रवास होगा।
क्या होगा, परवास होगा। फिर धीरे धीरे जो बीज है वो धीरे धीरे अपना स्थापना शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा, स्थापना। लेकिन ये बताओ, जब कोई कहीं से प्रवास करेगा, कोई जीव आएगा, धीरे धीरे वो विकसित होगा, तो क्या होगा, उसके जो बगल की जो भी पारिस्थितिकी समुदाय, जो भी वनस्पतियां, उससे क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी, यानी उसमें संघर्ष होगा। क्योंकि बाह्य बाह्य रूप से जब भी कोई घटक आएगा तो बताओ मूल रूप से उसका संघर्ष होगा कि नहीं, तो प्रतिक्रिया होगी। लेकिन धीरे धीरे प्रतिक्रिया से क्या होगा, स्थिरीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सक्सेशन में नग्नीकरण, यानी आप देखोगे कि जहां भी नदियां धीरे धीरे क्या करती हैं, अपना अवसादों का निक्षेप करती हैं, नग्नीकरण होता है। धीरे धीरे देखोगे आपका वहां कहीं से बीज आएगा, फिर बीज का धीरे धीरे स्थापना होगा, स्थापना के बाद उनकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे रिएक्शन देगा, लेकिन अंत में स्थिरीकरण यानी क्लाइमेक्स वेजिटेशन देखा जा सकता है। यानी आपको देखना है कि जैविक अनुक्रमण का सही और पहले नग्नीकरण होगा, वनस्पतियां कुछ नहीं होंगी, धीरे धीरे प्रवास होगा, स्थापना होगी, फिर धीरे धीरे प्रतिक्रिया होगी और अंत में स्थिरीकरण हो जाएगा। अब है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस, मैंने पढ़ा ही था अपने वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ। वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। मिश्रण क्यों है, क्योंकि विभिन्न गैसें विभिन्न अनुपात, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, उनका क्या है, विभिन्न अनुपात में मिली हुई होती है। ये क्या कहलाती है, क्योंकि मैंने बताया था तत्व कोई यौगिक, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिले हो, जैसे H2O। लेकिन वायुमंडल क्या, विभिन्न गैसों का, धूल, एरोसोल, सभी का क्या है, एक मिश्रण है। इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद नियान, फिर उसके बाद हीलियम, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद जेनान। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है, इनमें से कौन से वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो आपको देखना है सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन, फिर जेनान। विकल्प में कभी कभी दे देगा रेडान, तो रेडान नहीं पाया जाता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। शिकारों की भूमि, पहला है शीतोष्ण घास के मैदान। आपने शीतोष्ण घाट के मैदान, पंपास, आपने आपने पंपास पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा प्रेरी स्टेपी। तो वहां पे आप देखोगे गेहूं की खेती बहुत होती है, तो बताओ वहां शिकार होगा, वहां कृषि होती है, तो शिकार कैसे होगा, तो ये नहीं है। ठीक, आप देखोगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, बताओ मानसूनी प्रदेश हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं, बताओ शिकार होगा, शिकार वहां होता है जहाँ खुला मैदान हो, घास की मैदाने हो, वहां जीव जंतु पाए जाते हो और पूरा एक सीक्वेंस पाया जाता हो। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जीव जंतु है नहीं, तो शिकार किसका होगा, उतने जीव जंतु नहीं। तो जब आप उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश देखोगे, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में देखोगे कि वहां कौन सी घास पाई जाती है, हाथी घास, बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं। उनको खाने के लिए हिरन, हाथी जैसे जीव जंतु, और इनका शिकार करने के लिए शेर, बाघ। जब भी आप देखोगे शेर बाघ कहाँ से आएंगे, वहीं से तो आ रहे हैं, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसीलिए इन्हें शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो आपको केवल कॉमन पे काम करना है, शिकारों की भूमि। अब यही दे देगा वर्षावन, बताओ वर्षावन में शिकार हो पाएगा, इतनी पेड़ है बीच में, शिकार कोई शिकार कर ही नहीं पाएगा, इतनी घने पेड़ है, एक आदमी दूसरे स्थान पे जा ही नहीं पाएगा। बताओ अगर किसी शेर या हाथी को दौड़ना हो तो क्रॉस कर पाएगा जल्दी, तो समाना प्रदेश आंसर है। तो आप कॉमन सेंस से केवल देखिएगा। अब आते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी माने क्या बताया था, पारिस्थितिकी क्या है, जैव और अजैव समुदाय जब अंतःक्रिया करते हैं, तो जैव व वातावरण जब अंतःक्रिया करेंगे तो वो बनेगा पारिस्थितिकी। लेकिन जो जीव है, जब उसके वातावरण की अंतःक्रिया होती है, तो जब हम उनका अध्ययन करते हैं किसी विशेष निकाय के संदर्भ में, तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है, पारिस्थितिकी कुछ नहीं, जैव और वातावरण के जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन है। लेकिन जब हम उनका किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, अब पहला है खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र क्या कहलाता है, जैसे है सूर्य की रोशनी। ठीक, सूर्य की रोशनी आई तो पहले प्राथमिक पोषक स्तर कौन है, जो पोषक स्तर फर्स्ट पे कौन है, पेड़ पौधे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक, स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ये पोषण स्तर पर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक, ये क्या करेंगे, उस सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाएंगे, इसके अलावा उससे क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे। फिर इन्हें कौन खाएगा, पोषण स्तर 2 पे, यानी जो शाकाहारी है।
ठीक, शाकाहारी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक, यानी ये क्या कहते हैं, इनको उपभोग करते हैं। ठीक, ये क्या है, शाकाहारी। ठीक, इसके बाद इन शाकाहारी को कौन खाएगा, पोषण स्तर 3 वाले, यानी द्वितीयक पोषक, यानी मांसाहारी। और इसके बाद इन सभी के ऊपर कौन है, सर्वाहारी, यानी पोषण स्तर 4। तो आपको कभी भी पोषण स्तर में कौन कौन जीव जंतु है किस पोषण स्तर में, तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम पोषण स्तर पे स्वपोषी जैसे पेड़ पौधे, फाइटोप्लैंक्टन ये आते हैं। द्वितीय पोषक स्तर में शाकाहारी, जो इन पोषक, जो इन पेड़ पौधे, इन पादप फलों को खाते हैं। मांसाहारी में कौन आते हैं, जो इन शाकाहारियों को खाते हैं। और सर्वाहारी में क्या आते हैं, जो इन सभी को, ठीक। और इन सभी का अंत में कौन करेंगे, डीकम्पोजर, इन सभी को कौन करेंगे, अपघटक, यानी वियोजक। ठीक, अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या ज्यादा होगी, स्वपोषी की, शाकाहारी की। देखो, क्योंकि आप जब देखोगे कि ऊर्जा जब एक पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर में जाता है तो उसमें कमी आती है। और कितना ट्रांसफर होता है, 10%, यानी लेंडेमान के नियम ने क्या कहा, 10% ही ट्रांसफर होता है। तो सामान्य रूप से जब एक पोषण स्तर से द्वितीय पोषण स्तर में जीव जंतु रहेंगे, यदि बताओ शाकाहारियों की संख्या स्वपोषी से ज्यादा होगी तो स्वपोषी को कंप्लीट कर जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर एक पेड़ है, ठीक, एक पेड़ एनर्जी जितना प्राप्त करता है, शाकाहारी को 10 पेड़ को, क्योंकि 10% ही तो एनर्जी प्राप्त कर रहा है एक पेड़ से, यानी उसको 10 पेड़ को उपभोग करना पड़ेगा। तो अगर शाकाहारी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो बताओ स्वपोषी रहेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इनकी संख्या धीरे धीरे देखोगे, इनकी संख्या जब भी पोषण स्तर से ऊपर बढ़ते जाते हैं, इनकी संख्या में कमी आती है। और इस पूरी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। लेकिन जैसे जैसे मान लो ये है घास, घास को खाया हिरन, हिरन को खाया शेर ने, तो ये बना एक खाद्य श्रृंखला। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये श्रृंखला सामान्य रूप से नहीं कार्य करती। जैसे घास है, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने, मेढक को किसने खाया, सांप ने। और हो सकता है कभी कभी सांप टिड्डे को ही खा जाए। तो ये पूरा एक दूसरे से क्या है, लिंक है, ये जाल की तरह, इसीलिए इसे कहता है खाद्य जाल कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला आता है, जो जटिल तंत्र है, इसने कहा अगर सामान्य है तो खाद्य श्रृंखला है, और जटिल मतलब यहाँ सांप मेढक को भी खा रहा है, सांप टिड्डे को भी खा जा रहा है, यानी खाद्य जाल है। समझा। अब है खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है। ठीक, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन, खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे मान लो ये है धान की खेती हो रही, ठीक, हमने खूब सिंचाई की, हमने खूब खाद का छिड़काव किया, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कीटनाशक संचित हो गए। ठीक, धान में संचित हो गए। फिर इसे किसने खाया, धान को, मान लीजिए कोई आके शाकाहारी, शाकाहारी ने इसको खा लिया। ठीक, शाकाहारी ने इसको खा लिया। ठीक, शाकाहारी में डीडीटी चला जाएगा कि नहीं, यानी ठीक। तो अगर मान लो यहाँ 10 ग्राम था, 10 ग्राम धान में, एक धान में मान लो 10 ग्राम है, तो शाकाहारी को क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो बताओ ये 10 धान को खाएगा, तो बताओ यहाँ 100 ग्राम संचित हुआ कि नहीं। अब मांसाहारी भी 10 शाकाहारी को खाएगा, तो मांसाहारी में बताओ 100 ग्राम यानी 1000 ग्राम संचित हुआ कि नहीं। तो जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डीडीटी यानी उसका जैविक आवर्धन बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अब घटक तो है नहीं, ये संचित होते जाएंगे। इन्हें कहा जाता है जैविक आवर्धन या बायो एक्यूमुलेशन। ठीक, बायो एक्यूमुलेशन। और जो एक दूसरे से संचित होती है यानी बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है, और अंत में बायो एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसमें सबसे अधिक क्या है, कीटनाशक। तो खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन कारक, क्योंकि खाद्य कीटनाशक, क्योंकि यही तो जैव घटक है, क्योंकि ये डिकम्पोज तो नहीं होते जैव घटक। इसमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के लिए सत्य है। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र के लिए कौन सा सत्य है, बताओ। केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये बताओ केवल सूर्य की रोशनी ही लेते हैं कि वे खनिज भी लेते हैं, सल्फर लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, पोटाश लेते हैं, क्योंकि भूजैव रासायनिक चक्र भी तो होता है। तो ना केवल ऊर्जा का प्रवाह होता है, अपितु खनिजों का यानी भूजैव रासायनिक चक्र यानी पारिस्थितिक तंत्र में दोनों का संचरण होता है। ठीक, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। लेकिन में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंने बताया था पारिस्थितिक तंत्र दो, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। ठीक, प्राकृतिक कृत्रिम, प्राकृतिक दो, एक स्थलीय एक जीव। स्थलीय में जो स्थल हो, यानी जैसे वर्षावन, घास, मरुस्थल। जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र लवणीय या अलवणीय, लवणीय या अलवणीय। लवणीय में सागर होगा, ज्वार नदमुख होंगे,
आलवड़ी में झील होगा, झरना होगा, नदी होगा। तो बताओ पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? स्थलीय है। सागर यही एक है जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। बताओ पारिस्थितिकी तंत्र के जो अवयव कौन है? घटक, विभिन्न अवयव, जैविक और अजैविक घटक। ठीक, जैविक अजैविक, इसके जैविक अजैविक बताओ इसके विभिन्न अवयव हैं कि नहीं? ये बताओ जैविक अजैविक आपस में एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं? निर्भर है, क्योंकि भाई अगर पेड़ पौधे हैं जब तक वो सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त करेंगे, जल नहीं प्राप्त करेंगे, मृदा से खनिज नहीं प्राप्त करेंगे, कैसे हुए डिपेंड हो। और इसके अलावा जब उन पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जब उन अपघटन होगा तभी तो मृदा में अजैविक रूप में जाएंगे। तो विभिन्न अवयव एक दूसरे पर निर्भर है, निर्भर नहीं गलत है, यानी ये गलत है और आर सही है, यानी उत्तर टी आ गया, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मानव क्रिया से वातावरण प्रभावित होता ही है। अगला पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा किसने दी? ये किसने दी? एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र मैंने पढ़ा ही था, जैविक जैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इसका नामकरण किसने किया? एजी टांसले ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? एजी टांसले को दिया जाता है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ? तो बताओ मरुस्थल ज्यादा फैला है कि घास फैला हुआ कि पर्वत की समुद्र? समुद्र, क्योंकि लगभग 70 से 71% यानी 2/3 भाग से भी ज्यादा, यानी सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी सबसे बड़ा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है कौन है? सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? सागरीय है। सागरीय क्यों है? क्योंकि इनमें जो प्रकाश है, जो इनमें ऑक्सीजन है, जो इनकी लवणता सामान्यता क्या होती है? स्थिर रहती है। जैसे आप वन है, पर्वत है, आप मरुस्थल में थोड़ा सा भी आप ये क्या होते हैं, थोड़ा सा भी इनमें अगर थोड़ा सा भी आप हस्तक्षेप करेंगे तो इनमें चुनौती उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन सागर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन देखा जाता है। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? यह है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला कौन है? समुद्र है। क्योंकि देखोगे मरुस्थल कितना है, सहारा है, और कहीं नामी सहारा है, नाविक मरुस्थल है, थार का मरुस्थल कितने क्षेत्र में है। लेकिन आप समुद्र देखोगे, प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो बताओ समुद्री पारिस्थितिकी कितना बड़ा है। अब पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसको आपको रखना है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा यानी इसको किसने किया? बेनेट ने किया। यानी इसमें पारिस्थितिकी संक्रमण यानी बेनेट, यानी दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच जो संक्रमण है वो क्या है? बेनेट है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या है? जैसे ये है एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह, ठीक, ये है इकोटोन। ठीक, ये क्या है? क्यों क्यों? क्योंकि यह दोनों समूह मिलते हैं, इसका भी क्वालिटी, इसका भी क्वालिटी, यानी एक टिकाऊ जैव समूह है, और इसे क्या कहलाता है? इकोटोन। जबकि मैंने बताया था सक्सेशन क्या है कि पहले नवीनीकरण होगा, फिर कहीं से प्रवास होगा, फिर इसमें क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा, और पहले नवीनीकरण, फिर प्रवास होगा, फिर स्थापना होगी, फिर प्रतिक्रिया होगा, फिर स्थिरीकरण। एक क्या है? सक्सेशन है। फिर सरल मैंने पता ही था सीयर, फिर चरम अवस्था, जो अंतिम समुदाय, जो अंतिम अनुक्रम में जो अंतिम समुदाय बनेगा वो क्या है? क्लाइमेक्स वेजिटेशन यानी क्लाइमेक्स अवस्था है, यानी उसके बाद वनस्पति समुदाय नहीं बनेंगे, यानी क्लाइमेक्स। इकोटोन यानी दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का जो समूह इकोटोन कहलाता है। ठीक, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। मतलब पहले घास आया, मतलब पहले लाइकेन आया, फिर धीरे धीरे घास आया, फिर झाड़ियां बनी, फिर पेड़ पौधे बने। समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित, मतलब जो इनका संक्रमण पहले घास, फिर लाइकेन, फिर घास, फिर झाड़ियां, जो पूर्ण क्रम एक स्थान पर बदल रहा है वो क्या कहलाता है? वो चरण क्या कहलाता है? वो शियर कहलाता है। लेकिन ये पूरी जो श्रृंखला है, जो ये क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। मतलब पहले लाइकेन आया, फिर घास आया, फिर झाड़ियां आई, फिर पेड़ पौधे, ये पूरा पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। लेकिन जो ये निश्चित स्थान पर बदल रहा है ये क्या कहलाता है? शियर कहलाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों से गुजरना क्या कहलाता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर, मतलब जैसे पेड़ है, ठीक, एक मान लो पेड़ है, पेड़ क्या करेगा? ये जो जल में घुले हुए पोषक तत्वों को लेगा, फिर भोजन बनाएगा, ठीक। लेकिन यही जब पेड़ डिकम्पोज हो जाएंगे डिकम्पोजर द्वारा,
तो पुनः जो पोषक तत्व है वो मृदा में चले जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, याद करे रहिएगा। जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक, अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रेरक बल कौन होता है? मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र पूरा ऊर्जा प्राप्त कर रहा है वो कौन है? बताओ। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कर रहा है, बायोमास से। बायोमास में इतनी क्षमता है, कार्बन में इतनी क्षमता है, किस में क्षमता है? यानी सौर ऊर्जा। यानी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन है? सौर ऊर्जा। आपको याद करना है कि आपको एकदम एकदम ये नहीं देखना है, पेपर में कभी भी देखना नहीं है कि पेपर बहुत टफ है। पेपर को एकदम नॉर्मल वे में आपको करना, जिस तरह मैं 360 एनालिसिस कर रहा हूँ आपको एकदम नॉर्मल वे में करना है। सीधे आप देखोगे पीवाई कुछ 90% क्वेश्चन आएंगे, आपको सीधे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सीधे जो आंसर आ रहा सीधे क्लियर करो। फिर है अगला, क्योंकि सौर ऊर्जा से ही तो है। सौर ऊर्जा से प्रथम पोषक स्तर, फिर द्वितीय पोषक स्तर लिंडमान के नियम के अनुसार 10%, यानी इसी तो विकास है। यानी क्योंकि सौर ऊर्जा से पेड़ पौधे प्राप्त करेंगे तो 10% पेड़ पौधे ऊर्जा हम ले लेंगे, शाकाहारी ले लेंगे, शाकाहारी का 10% ऊर्जा मांसाहारी ले लेगा, तो उसका अल्टीमेट स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा है। लेकिन जो सौर ऊर्जा हो रहा है वो एक दिशीय हो रहा है। ये थोड़ा है कि शाकाहारी जब मरेगा तो ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा यूनिडायरेक्शनल है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो मतलब आप वर्तमान में भी अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करो और भविष्य के लिए भी संसाधन और ऊर्जा बचाए रखो। ये मैंने क्या बताया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास। तो संपोषणीय विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या धारणीय विकास, ये शब्द एक ही है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो चाहे संपोषणीय विकास कहो, चाहे धारणीय विकास कहो, चाहे सतत विकास करो, इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं थोड़ा सा इसकी कहानी बता दे रहा हूँ कि 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट ऑफ ग्रोथ की संकल्पना दी कि हर वृद्धि की एक लिमिट ऑफ ग्रोथ, यानी हर वृद्धि की एक सीमा होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा विकास करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित बना रहे। लेकिन सतत विकास शब्द की जो प्रारंभिक बार व्याख्या की गई 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपने जो रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारी साझा भविष्य में की, जिसे हम ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। तो संपोषणीय विकास के लिए 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रकाशित किए, यानी हमारा साझा भविष्य। इसी रिपोर्ट के आधार पे 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है 3 साल पहले कि जो 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ, किसके? आवर कॉमन फ्यूचर के रिपोर्ट के आधार पे। तो 1992 में जब रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ तो उसमें एजेंडा 21 प्रकाशित किया गया। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। फिर रियो प्लस 20 हुआ। रियो प्लस 20 में क्या हुआ कि हमने क्या किया? सतत विकास के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य थे, जिन्हें 2015 से 2030 तक हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। इस 17 सतत विकास लक्ष्यों में पहला है कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, दूसरा है भुखमरी नहीं होनी चाहिए, तीसरा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। तो पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा होनी चाहिए, पांचवा लैंगिक समानता होनी चाहिए, छठा है कि स्वच्छता एवं स्वच्छ जल मिलना चाहिए, सातवां है कि ऊर्जा होनी चाहिए, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो वर्क हो, बेहतर हो, आर्थिक समृद्धि हो। नौवां है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, और 10वां है क्षेत्रीय असमानता नहीं होनी चाहिए। 11वां है सतत शहर एवं सामुदायिक विकास। 12वां है कंजम्पशन होना चाहिए, संधारणीय कंजम्पशन होना चाहिए, संधारणीय उत्पादन एवं उपभोग होना चाहिए। 13 जैसे किसी की मृत्यु के बाद 13वीं होती है, वैसे जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है? मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, यानी 13 जलवायु परिवर्तन। 14 पहले जल के नीचे जीवन, 15 स्थल के ऊपर जीवन, 16वां शांति और 17वां इन सभी के लिए हमें सामूहिक कार्रवाई करना होगा। तो आप देखोगे तो पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा, पांचवा लिंग समानता, छठवां स्वच्छता एवं जल, सातवां ऊर्जा, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कार्य और आर्थिक समृद्धि, नौवां उद्योग अवसंरचना और नवाचार, 10वां क्षेत्रीय समानता, 11वां सतत शहर एवं सामुदायिक विकास, क्योंकि सतत शहर और सामुदायिक विकास मिल के आप करोगे, यानी 11वां। 12वां संधारणीय उत्पादन एवं उपभोग, क्योंकि उत्पादन और उपभोग होगा और संधारणीय होगा। 13वां में जलवायु परिवर्तन, 14वां जल के नीचे जीवन, 15वां स्थल के ऊपर जीवन, 16वां शांति और इन सभी के लिए, 17वें में सामूहिक कार्रवाई।
अब शुरू करते हैं, फिर आपको पढ़ा देते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान। आप देखोगे 2023 में यूएनएसडीएसएन यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने सतत विकास रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत का 2023 में 112, 2024 में 109 और 2025 में 99, यानी भारत के जो सूचकांक में लगातार सुधार हो रहा है। यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर 99 है। ये कभी भी पूछा जा सकता है, पिछले 4-5 साल में लगा कभी ना कभी 2 से 3 बार पूछा गया है। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो बताओ पारिस्थितिकी तंत्र जैविक अजैविक दोनों घटक मिलकर बनता होता है, ठीक। इसकी उत्पादकता होती है, बताओ ये बंद तंत्र है कि खुला तंत्र है? ऊर्जा और पदार्थ आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, यानी ये गलत है, ठीक। तो अब हम पारिस्थितिकी तंत्र को एक बार थोड़ा सा बता देते हैं और अच्छे से। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा क्षेत्र, एक तंत्र जिसमें जैविक अजैविक घटक आपस में अंतःक्रिया करेंगे, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसमें पहला इसका नामकरण किया एजिटांस ने किया। यह एक क्षेत्र धारण करता है, क्योंकि नदी भी एक क्षेत्र है, सागर भी एक क्षेत्र है, तो इसका एक माइक्रो से बृहद क्षेत्र हो सकता है। इसकी उत्पादकता होती है, क्यों उत्पादकता? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लेगा, खनिज लेगा, ऊर्जा लेगा, तो इससे उत्पादकता होती है। या एक खुला तंत्र है, क्योंकि बाहर से पदार्थ आएंगे, उसके बाद बहिर्गमन होगा, यानी ऊर्जा और पदार्थ का निवेश भी होगा और बहिर्गमन भी होगा। इसके अलावा एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन। बताओ पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे लिए संसाधन है कि नहीं है? हम फल, हम उससे क्या ईंधन प्राप्त करते हैं, हम उससे उर्वरक प्राप्त करते हैं, हम उनसे पशुओं के लिए चारा, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। बताओ पारिस्थितिकी तंत्र ताप को नियंत्रण करते हैं कि नहीं, मृदा के अपरदन को रोकते हैं कि नहीं, तो प्राकृतिक संसाधन तंत्र है ये, ठीक। आओ आगे। अब आओ निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? समपारिस्थितिकी तंत्र क्या है? कुछ नहीं है। पारिस्थितिकी क्या है? जीव और अजैविक का संबंध, क्या है? पारिस्थितिकी है। और समपारिस्थितिकी तंत्र क्या है? कि सम मतलब आप इनका अध्ययन करो, कुछ नहीं है। आपको केवल वो करेगा, कंफ्यूजन देगा। समपारिस्थितिकी कुछ नहीं है। देखो बताओ, यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। बताओ हमने कभी कहा, हमने जब भी पारिस्थितिकी की बात की तो जैविक अजैविक, तो जैव समुदाय का जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जटिल पारस्परिक संबंधों का, ठीक। बताओ यह मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी तंत्र है? बताओ मूलतः प्राकृतिक निवास होगा कि कृत्रिम हो सकता है, या मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है? नहीं। तो आपको देखना है सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको ये नहीं पहुंच जाना कि ये आप उस ऑप्शन को चूज करोगे जो उसके बहुत नजदीक हो। जैसे यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंध, मतलब पृथक जातियां शेर है, बाघ है, इसका नहीं। जैव समुदाय के जटिल पेड़ पौधे जीव जंतु उनके अजैविक घटक, इन सभी की जो हम उसका हम अध्ययन करते हैं, समपारिस्थितिकी। अब है अगला क्वेश्चन, समुदाय का संयोजन संगठन व विकास एवं उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या है? समपारिस्थितिकी है, ठीक। अप्लाइड इकोलॉजी क्या है? आप इकोलॉजी का जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इकोलॉजी। तो समपारिस्थितिकी 2 बार पूछा गया है। देखिए कुछ नहीं है। समपारिस्थितिकी केवल आप शब्द तोड़ दे, समपारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी मतलब जैविक अजैविक समुदाय का अध्ययन है, और सम मतलब सही तरीके से इनका अध्ययन, मतलब इनके कैसे इनका संगठन है, कैसे इनका पोषण स्तर एक दूसरे से कैसे लिंक है एक दूसरे से, यानी पूरी जो एक श्रृंखला है उसका हम अध्ययन करेंगे, तो कहलाएगा समपारिस्थितिकी। अब आओ आगे। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो मैंने बताया था जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य वन, पति पत्नी, मृदा और जल नहीं, क्योंकि जैव और अजैव। अब आते हैं पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओ जल मंडल, स्थल मंडल, जियोम, जैव मंडल। बताओ जियोम मतलब क्या है? वर्षावन है, घास भूमियां है, ये सब क्या है? जियोम है। लेकिन जैव मंडल क्या है? ये मान लो स्थल है, ये है जल, ये है वायुमंडल, और इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? जैव मंडल। तो बताओ पृथ्वी पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल जहां मिलेंगे, जहां जहां जीवन पाया जाएगा वो सब जैव मंडल। तो बताओ इतना बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कोई हो सकता है? ठीक। अब आओ, तो आप कंफ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि आप देखोगे इसमें लिखा है, कहोगे स्थल मंडल सर इतना बड़ा है, जल मंडल कितना बड़ा? बताओ 71%, स्थल मंडल 29%। तो बताओ लेकिन स्थल में भी जल में भी जहां जहां जीवन है, यानी जैव मंडल, स्थल में भी जल मंडल, उनका कॉम्बिनेशन, बताओ इतना बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कोई हो सकता है? कोई भी नहीं। समुद्र वन कोई भी नहीं। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी? मैंने बताया था प्राकृतिक कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य ने बनाया हो, जैसे मनुष्य ने धान का खेत, गेहूं की खेती, हमने सब कुछ किया।
लेकिन में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित, मानव ने किसको रूपांतरित कर दिया? कृषि भूमि, हमने कृषि भूमियां बनाई, धान गेहूं। अब भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर एकदम से डिस्टर्ब नहीं होना, आपको पहुंचना है नॉर्मल पे, एकदम आसान पे पहुंचो। जैसे आप देखते हो सही सुमेलित नहीं है, दक्षिण पश्चिमी घाट। जैसे देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आपको भारत में समस्या ना हो। आप 2 से 3 वीडियो मेरा एक केवल पीवाईक्यू का 360 पढ़ लेंगे तो आपको पूरी इन्वायरमेंट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये है हमारा पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट, ये हमारा सदाबहार वर्षावन। ठीक, यहाँ पूरा वर्षावन पाया जाता है। ठीक, और पूर्वोत्तर में भी वर्षावन पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा ये हमारा थार का मरुस्थल है, यहाँ हमारी रेगिस्तानी जो वनस्पतियां उगाई जाती हैं। ठीक, अब है इसके अलावा यहाँ हमारा कच्छ का रण, यहाँ भी क्योंकि भाई रेगिस्तानी टाइप का थोड़ा तो घास का मैदान भी पाया जाएगा हल्का सा। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती सागौन साल शीशम, यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पाई जाएगी। यहाँ पर्वतीय वन पाया जाएगा, यानी यहाँ पर्वतीय वन पाया जाएगा, पर्वतीय। ठीक, यहाँ आर्द्र पर्णपाती यहाँ पाया जाएगा, यहाँ बीच में यहाँ शुष्क पर्णपाती, यहाँ सदाबहार वन। ठीक, यहाँ रेगिस्तानी, यहाँ पर्वतीय। ठीक, अब देखो दक्षिण पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट है और इसका दक्षिणी, यानी यहाँ बताओ सदाबहार वर्षावन है कि नहीं, आर्द्र वन है। ठीक है। ठीक, तराई द्वार कौन है? ये तराई द्वार। चौड़ी पत्ती वाले वन, यानी शीतोष्ण आर्द्र पर्णपाती शुष्क पर्णपाती यहाँ है कि नहीं, चौड़ी पत्ती वाले आम है, महुआ। ठीक, कच्छ का रण, बताओ यहाँ घास का प्रदेश बनने की नहीं। देखो सबसे आपको ये सब नहीं जानना है, क्या कुछ नहीं, आपको बताओ पूर्वी दक्कन पठार, बताओ दक्कन पठार कहाँ है? ये हमारा दक्कन पठार है, इसका पूर्वी हिस्सा ये है, बताओ ये है पूर्वी दक्कन पठार। जैसे ये हमारा दक्कन पठार। ठीक, पूर्वी दक्कन पठार। बताओ यहाँ कभी सदाबहार वर्षावन का आपने नाम सुना है कि आपने पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सुना है? तो बताओ यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है, यहाँ शुष्क पर्णपाती है, बताओ आर्द्र वन है कि नहीं? नहीं है, तो सीधे पहुंचो। आपको मैंने इसीलिए समझा रहा हूँ इतना विस्तृत कि आप 360 एनालिसिस कर सके कि यहाँ वर्षावन है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे थोड़ा सा पूर्वोत्तर में भी वर्षावन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती यहाँ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, शुष्क पर्णपाती मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, पूर्वी महाराष्ट्र में है, जबकि जो रेगिस्तान है राजस्थान में है। घास भूमिया बन्नी, घास का मैदान कहाँ? कच्छ का रण में। बाकी पर्वतीय आप जानते हैं। और इसके अलावा केरल में जो वन होते हैं, यहाँ नीलगिरी या जो पर्वतीय ऊंचाई पे शीतोष्ण वन होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? 16 वन भी कहा जाता है। देखो निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? ठीक, यूकेलिप्टस। क्यों? क्योंकि ये जल को बहुत सोखता है, तो इसीलिए। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस वर्षावन में कौन सी वनस्पतियां आती हैं। जैसे आर्द्र वन में कौन आती हैं? तो महोगनी, एबोनी, रोजवुड, नारियल, बांस, सिनकोना। ठीक, और आर्द्र पर्णपाती में क्या क्या आती हैं? सागौन, साल, शीशम, आम, महुआ। शुष्क पर्णपाती में भी इसमें से कुछ कुछ आती हैं और कुछ अलग भी हैं। ठीक, जैसे इसमें सागौन भी पाया जाएगा शुष्क पर्णपाती में, आपको शीशम भी पाया जाएगा, आपको महुआ भी पाया जाएगा। ठीक, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों मिश्रण है, लेकिन आप देखोगे इस तरह कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा गया सागौन, साल, शीशम, आम, महुआ, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा पर्वतीय, एक आएगा आर्द्रवन, एक आएगा मरुस्थलीय, एक आएगा घास भूमिया। ठीक, अब आओ नीचे। बायोनामिक्स, यानी बायो मतलब जैव और नामिक्स मतलब नियम, यानी जीवन का जो नियम है। इनका शाब्दिक अर्थ है जीवन का नियम। या परिस्थिति का पर्याय है, सही है, या परिस्थिति मूल्यों पर सही है, कुछ नहीं। देखो कुछ नहीं, केवल आपको जानना है, बाकी उसके बाद सब सही है। बायोनामिक्स, देखो जीवन का प्रबंधन। बताओ अगर प्रबंधन करना होता तो मैनेजमेंट देता, बायो मैनेजमेंट। जीवन का प्रबंधन बायोनामिक्स, यानी जीवन का नियम। ठीक, बाकी हर ऑप्शन ऐसे विकल्पों में सब मार दो, सही है। थोड़ा सा अगर कट पाए शब्दों से तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता, सही है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र को मैंने क्या कहा? पारिस्थितिकी तंत्र जैविक आपस में अंतःक्रिया कहेंगे। तो इसमें विभिन्न बायोम आते हैं, जैसे वर्षावन है, जैसे घास भूमिया है। तो बताओ एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है, सही है।
यदि एक प्रदेश के जैव अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं, बताओ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में क्या होता है कि जो हमारी महोगनी, एबोनी, रोजवुड, नारियल, बांस, सिकोना हमारी वर्षावन है, ये क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को ले रहे हैं, यहाँ से सूर्य आ रहा है, खूब वर्षा हो रहा है, तो बताओ नीचे से खनिज तत्व ले रहे हैं, तो बताओ इस उष्णकटिबंधीय वर्षावन में इन सभी को शामिल करते हैं कि नहीं, जैव और अजैव, यानी ये पारिस्थितिकी तंत्र हुआ कि नहीं हुआ। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र क्यों पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि जब देखोगे जैव और अजैव दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं, यानी व्याख्या करता है। तो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना और पढ़ते चले जाना। अब आओ, निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित है, कुछ नहीं, सबसे आसान विकल्प पे पहुंचो, ठीक। बताओ, आप जान रहे हो पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, आप जानते हो सागर है, ठीक। अजैविक अवयव है, बताओ जीवाणु में जान होता है कि नहीं, जान होता है, तो बताओ ये जैविक अवयव है। हरे पौधे, बताओ हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र है कि नहीं, जैसे कोई हरा पौधा है पारिस्थितिकी तंत्र की नहीं, बताओ हरा पौधा जैविक घटक है, ये अजैविक संता क्रिया करेगा अपने वातावरण से कि नहीं, बताओ सूर्य के प्रकाश को लेगा कि नहीं, वर्षा को लेगा कि नहीं, वर्षा को लेगा कि नहीं, नीचे से खनिज तत्व लेगा कि नहीं, ये स्वयं में पारिस्थितिकी तंत्र है कि नहीं, हरे पौधा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है, एक जीवाणु स्वयं में पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि वो भी अंतः क्रिया करेगा, उसके भी तो तापमान चाहिए कुछ ना कुछ। और वर्षा, बताओ ग्लोबल वार्मिंग के लिए वर्षा जिम्मेदार है कि ग्रीन हाउस गैस, यानी कौन सा सही सुमेलित है, हरा पौधा स्वयं पारिस्थितिकी तंत्र है। अब आओ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैव विविधता क्या है, किसी एक मान लो एक क्षेत्र है, ठीक, यहाँ जितने जैविक घटक हैं, जैसे कोई जीव जंतु हैं, पादप प्रजातियां, जिनमें जिसमें जिसकी विविधता बहुत पाई जाती है, जैसे देखोगे यहाँ शेर भी है, खूब विभिन्न प्रकार के बाघ भी हैं, देखोगे हिरन भी है, यहाँ देखोगे कई प्रकार के कवक है, तितलियां हैं, देखोगे फंगाई है, देखोगे वर्षावन में विभिन्न प्रकार महोगनी, एबोनी, रोजवुड, नारियल, बांस, मतलब इतनी विविधता है कि आप देख के क्या कहोगे, दंग रह जाओगे। जबकि जब आप देखोगे, जब आप शीतोष्ण कटिबंध में जाओगे तो आप देखोगे जो शंकुधारी वन है, देखोगे दूर दूर तक एक ही प्रजातियां शंकुधारी चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो बताओ पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उत्तरदायी की नहीं, जितनी उत्पादकता होगी उतने तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहां सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक। मध्य व्यवधान, ये भी उत्तरदायी है, क्योंकि व्यवधान होगा तभी विभिन्न प्रकार के, क्योंकि एक चल रहा है, जब व्यवधान आएगा तभी तो नई प्रजातियां आएंगी। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, बताओ जिस पारिस्थितिकी तंत्र की जितनी आयु होगी उतनी तो उसकी जैव विविधता होगी। मान लो एक पारिस्थितिकी तंत्र आज 1 सालों का है, तो वहां देखोगे केवल घास ही होगा, लेकिन एक पारिस्थितिकी तंत्र देखोगे 100 सालों से चल रहा, देखोगे वन भी है, नीचे घास भी है, विभिन्न प्रकार की झाड़ियां भी, मतलब उसकी जैव विविधता बहुत है। जबकि पोषण स्तर की कम संख्या, बताओ ये जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है नहीं, क्यों, देखो जैसे पोषण स्तर की कम संख्या, मैंने पोषण स्तर बताया था, प्रथम पोषण स्तर पेड़ पौधे, द्वितीय पे शाकाहारी, तृतीय पे मांसाहारी, चौथा पे सर्वाहारी। बताओ मान लो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल यही दो हो, पेड़ पौधे हो और केवल शाकाहारी, मतलब पोषण स्तर की कम संख्या हो, तो बताओ इनकी जैव विविधता ज्यादा होगी कम होगी, केवल हिरन ही है, हाथी भी है, बताओ शेर बाघ है ही नहीं, लोमड़ी नहीं है, ये है ही नहीं, यानी पोषण स्तर की कम संख्या है। तो जितना पोषण स्तर की संख्या बढ़ती जाएगी जैव विविधता उतना ही बढ़ेगा, समझा। अब आप निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, मतलब आप क्या करेंगे कि पारिस्थितिकी संतुलन जो जैविक अजैविक घटक का अंतःक्रिया वो टूट जाएगा। आप क्या करेंगे, आप वनों को काट देंगे, आप क्या करेंगे, आप मृदा प्रदूषण करेंगे, आप मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देंगे, आप जल प्रदूषण करेंगे, जैसे तालाब है, बताओ तालाब चल रहा है, आप गए जल प्रदूषण कर दिए, मतलब यूट्रिफिकेशन कर दिए आप, ठीक। तो बताओ ये क्या है, तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है। तो बताओ लकड़ी काटना, लकड़ी काट रहे हो यानी आप किसी के आवास का विखंडन कर रहे हो, जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं, बताओ उनका आवास आप छीन लोगे तो वो कहाँ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, मानव जीव जंतु संघर्ष बढ़ेगा, जीव जंतु मरेंगे, मानव बढ़ेंगे, बताओ इससे विलुप्त होंगे कि नहीं धीरे धीरे। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, कुछ नहीं, जैव द्रव्यमान कुछ नहीं, जैव द्रव्यमान होता है कि आपके दिमाग में उस क्षेत्र का आना चाहिए चित्र, कि जिस क्षेत्र का पूछा हो, फिर उस क्षेत्र में जो जीव जंतु है पेड़ पौधे उनको तौल दो, उनको नाप दो, ठीक। आप जैसे पतझड़ वन है, पतझड़ वन, आप जितने वन है उनको एक एक तराजू पे रख दो पतझड़ वन को, ठीक, देखोगे बहुत उनकी जैव विविधता हो, जैव द्रव्यमान होगा, मतलब उनकी जैव द्रव्यमान बहुत होगा, ठीक। आप प्रेरी में, प्रेरी को आप नाप दो, उनके जो घास के मैदान, आप टाइगा को, ठीक, तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, पतझड़ वन का होगा। पतझड़ वन से भी ज्यादा जैव द्रव्यमान किसका होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन का होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जैव विविधता खूब होती है, खूब पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे, तो इनसे ज्यादा नाप किसकी है, इसके बाद पतझड़ वन की, फिर घासों की। बताओ आप जब गहरे सागर में जाओगे तो आपको ना तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा,
ना तो आपका वहाँ पे खनिज मिलेगा, ना तो वहाँ पे मतलब सही तरीके से तापमान मिलेगा। तो बताओ वहाँ कैसे कोई जीव जंतु रख सकता है? कुछ 2-4 बैक्टीरिया होंगे, तो बताओ 2-4 बैक्टीरिया को तोड़ने से कितना उनका वेट बढ़ेगा? तो गहरे सागर में जाओगे तो उनकी उत्पादकता बहुत ही कम होगी। जबकि वर्षा वन में जाओगे, देखो जैव द्रव्यमान, इतने पेड़ पौधे, इतने जीव जंतु। अब है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, ये किस आंदोलन का नारा है आपको याद करना है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया। इसमें क्या होता था, पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको पेड़ से चिपक जाते थे। ये क्या था, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता या चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकीय पदछाप, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई, ठीक, फुटप्रिंट कुछ नहीं है कि मैं हूँ, मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए, मुझे जीवन को धारण करने के लिए मुझे जितनी न्यूनतम भूमि चाहिए वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकीय पदछाप। और इसके माप की इकाई बताओ, हेक्टेयर में दिया जाएगा कि मान लो मुझे अपने जीवन को संचालित करने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि दे दो, मैं उसमें जीवन निर्वाह कर लूंगा, यानी इसकी माप भूमंडलीय हेक्टेयर। मतलब एक मनुष्य के अपने जीवन को जो धारण करने के लिए, संचालित करने के लिए जो न्यूनतम भूमि चाहिए वो क्या कहलाएगी, पारिस्थितिकीय पदछाप कहलाई जाएगी। और इसको हम कैसे नापते हैं, भूमंडलीय हेक्टेयर से। ठीक, अब बताओ झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया। जैसे मान लो कोई झील है, ठीक, मान लो यहाँ उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं, ठीक, उद्योग धंधे से खूब धुआं निकला, ठीक, उद्योग धंधे से खूब कचरा निकला। एक यहाँ शहर है दिल्ली, यहाँ से भी कचरा खूब निकला, ये चला गया झील में, ठीक, खूब यहाँ पे इतना पोषक तत्व, खूब पोषक तत्व। तो ये प्रक्रिया क्या कहलागी, यूट्रोफिकेशन। क्या कहलागी, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। अब देखो कहानी सुनो, यूट्रोफिकेशन। अब यहाँ पे खूब पोषक तत्व होंगे, खूब पोषक तत्व, यूट्रोफिकेशन। अब क्या दिक्कत होगा, जब खूब पोषक तत्व होंगे तो बताओ यहाँ पे खूब पादप, जैसे जलकुंभी व खूब जो एल्गी है, बताओ खूब उपजेंगे कि नहीं उपजेंगे? अब बताओ खूब जल, अब बताओ जब खूब जलकुंभी उपजे, बताओ ये सूर्य का प्रकाश नीचे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे? बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे। ठीक, अब जो यहाँ इसके नीचे जो ऑक्सीजन बचा हुआ, जो यहाँ पे मछलियां जीव जंतु रह रहे हैं, वो अपना उपभोग करने के लिए ऑक्सीजन को लेंगे, और ऊपर से ना तो तापमान, ऑक्सीजन कुछ बताओ आ ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या करेंगे, मछलियां जीव जंतु जो ऑक्सीजन है उसका उपभोग करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो जीव जंतु हो वो मरने लगेंगे। तो बताओ सुपोषण खतरनाक है कि नहीं खतरनाक है? धीरे धीरे बताओ ये झील जो होगा, ये बताओ बायोलॉजिकल डिजर्ट यानी जैव मरुस्थल बन जाएगा कि नहीं मरुस्थल बन जाएगा? जैव मरुस्थल बन गया। ठीक, क्योंकि जब सुपोषण होगा तो मछली जो उसके नीचे का उपभोग करेंगे पोषक तत्व का, ऊपर से पोषक तत्व, ऊपर से ऑक्सीजन, बताओ ऊपर से ऑक्सीजन आ ही नहीं पा रहा, तापमान आ ही नहीं पा रहा, तो बताओ इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बताओ इनकी ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी कि नहीं, मुझे और ऑक्सीजन दो, और ऑक्सीजन दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यानी बीओडी, यानी जब भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, यानी क्या झील में यूट्रिफिकेशन हो रहा, यानी झील प्रदूषित हो रही, यानी इसका तात्पर्य है कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब जो घुला हुआ ऑक्सीजन वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी जो जीव जंतु जो यहाँ पे हैं वो भोग कर रहे हैं और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है, उनकी ऑक्सीजन की जो मांग है लगातार बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे वो हो जाएगा जैव मरुस्थल। यानी जब आप दामोदर नदी को देखोगे तो वहां से जो हमारे वहां पे जो इंडस्ट्री है उनसे खूब कूड़ा कचरा आ रहा है, और धीरे धीरे वो प्रदूषित हो जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, जैव मरुस्थल बन जाने यूट्रिफिकेशन के कारण। तो आपको समझ में आ गया कि यूट्रोफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो पहले क्या होगा, पोषक तत्व तो बढ़ेंगे तो यूट्रिफिकेशन इस प्रक्रिया को, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एल्गी ब्लूम हो जाएगा, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी, तो कहलागी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, तो पोषक तत्व तो देखना है, यूट्रोफिकेशन। अब है देखते हैं अधोलिखित में से कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम, मतलब जीव से जैवमंडल तक कैसे कैसे आरोही क्रम बढ़ रहा। जैसे पहले मैं हूं, तो मैं क्या हूं, एक इंडिविजुअल हूं, मैं व्यक्तिगत हूं, और मेरा जो ह्यूमन समूह वो क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक जनसंख्या कहलाएगा, यानी मेरी जनसंख्या, मतलब जो हमारी यानी मानव जनसंख्या है। ठीक, फिर ये जनसंख्या जो विभिन्न जनसंख्या है, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जनसंख्या, विभिन्न प्रकार की जो जनसंख्या, पेड़ पौधे, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, एक समुदाय बनाएंगे। फिर ये आपस में अंतः क्रिया करेंगे, पार्थिव तंत्र, और ये पूरा लैंडस्केप यानी भूदृश्य। अब ध्यान दो, केवल मैं समझाता हूँ। ठीक, मान लो है वर्षावन है, ठीक, वर्षावन, वर्षावन में हाथी है, मान लो हाथी है, हाथी हुआ इंडिविजुअल, हाथी की पूरी जो समूह है वो उसकी जनसंख्या कहलाई। ठीक, हाथी के साथ साथ शेर हैं, बाघ है मान लो, और अजगर उजगर हैं,
तो ये क्या कहलाए, जीव जैव समुदाय कहलाए। लेकिन इसके साथ साथ वहां पे अजैविक घटक भी हैं, तो ये क्या कहलाए, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाए। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाए। लेकिन हो सकता है कि एक पूरा भूदृश्य हो, जिसमें हो सकता है वर्षावन के साथ उसमें तालाब का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो, वर्षावन का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो। यानी भूदृश्य एक है वर्षावन, उसमें हो सकता है पेड़ पौधों का पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो, तालाब भी बीच बीच में दिख सकता है, बीच बीच में वहां पे दिखा जा सकता है, जो हमारी वेटलैंड है ये भी दिख जा सकता है। तो एक लैंडस्केप पे कई प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र, तो पहले व्यक्ति यानी इंडिविजुअल होगा, फिर जनसंख्या होगा, फिर समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होगा, फिर भूदृश्य होगा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 प्रमुख चरण है, कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा ही था। पहले नग्नीकरण होगा, फिर दूसरे जगह से नग्न होंगे, नग्नीकरण होगा यानी नग्न होगा कोई चीज, पत्थर या कोई भी जो स्थल है। फिर प्रवास होगा, कहीं से वहां पे आक्रमण होगा, प्रवास होगा। फिर उसके बाद वहां पे स्थापना होगी, फिर धीरे धीरे उनकी क्या होगी, यानी स्थापना यानी धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा भी होगी, और धीरे धीरे क्या होगा, एक उनका स्थानांतरण यानी क्या होगा, उनका एक क्लाइमेक्स स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो पहले क्या होगा, छीड़ यानी लगने, कुछ नहीं है, इंग्लिश में देखोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं एकदम शब्द। पहले क्या होगा, क्योंकि लोअर के पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नग्नीकरण, फिर आएगा प्रवास, फिर आएगा स्थापना, फिर आएगी फिर आएगा नग्नीकरण, फिर आएगा प्रवास, फिर आएगी स्थापना, फिर प्रतिक्रिया आएगा, फिर स्थिरीकरण आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन उत्पादक घटक, मैंने पढ़ा ही था कि उत्पादक कौन है, यानी कौन है जो पोषण स्तर पे पाए जाते हैं, कौन पाया जाता है, हरे पौधे। फाइटोप्लैंक्टन क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी को लेंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इस हरे पौधे को खाएगा घास, गाय हमारा खाएगा, फिर गाय को हमारा खाएगा बाघ। ठीक, उत्पादक घटक हरे पौधे। यानी निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी, तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्निजनेस ने किया, कुछ नहीं, अर्निजनेस रट लेना, गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी अर्निजनेस। तो ठीक, तो डीप इकोलॉजी अर्निजनेस। लेकिन इकोलॉजिकल निके यानी निके का इसके किसने किया, ग्रिनेल्स। इकोलॉजिकल निके क्या होता है, कोई भी जीव जंतु जिस स्थान पर रहता है, इसके साथ साथ जो उसकी कार्यात्मक भूमिका होती है, इन दोनों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल निषेध। जो शेर का इकोलॉजिकल निषेध होगा वो बाघ का इकोलॉजिकल निषेध नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव का अलग अलग इकोलॉजिकल निषेध, विशेष प्रजाति का उसका इकोलॉजिकल निषेध होगा। जैसे कोई जीव जंतु रह रहा है, तो जो इसका लोकलिटी है, जैसे हम देखेंगे पन्ना में क्या रह रहा, बाघ रह रहा, तो क्या हैबिटेट। लेकिन जो जीव जंतु वहां पे हैं, जो उसकी कार्यात्मक भूमिका पन्ना में है, वो क्या लाई जाए, उसका इकोलॉजिकल निषेध। अब मैंने खाद्य श्रृंखला पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला में क्या पाया जाता है, खाद्य श्रृंखला में जैसे खाद्य श्रृंखला मैंने क्या कहा था, ठीक, खाद्य श्रृंखला में पहले घास, घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला। ठीक, अब है खाद्य जाल। ठीक, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पे जो संबंध है वो अनुनासिक तंत्र है। ठीक, सबसे कुछ नहीं है, सबसे आसान तरीका यही है, पहले कुछ नहीं, एकदम पहुंचो, सबसे आसान। आपको इसमें कंफ्यूजन मालूम हो रहा है, मैंने खाद्य श्रृंखला पढ़ा ही था, खाद्य जाल जो उसमें विभिन्न आपस में इंटरलिंक है। बायोम, बायोम मैंने क्या बताया था, जिसमें वनस्पति एवं प्राणी जगत पाए जाएंगे। बायोम, जैसे बायोम में क्या है, जैसे सदाबहार वर्षावन है, ठीक, उसमें महोगनी एबोनोई वृक्ष भी पाए जाएंगे, उसमें इनोकोंडा जैसे जानवर भी पाए जाएंगे। यानी वनस्पति एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समुदाय वो क्या कहलाएगा, बायोम। डी का 1, तो सी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक, अब पहुंचो, अब पहुंचो पोषण स्तर, पोषण स्तर। ठीक, पोषण स्तर में आपने कुछ नहीं, पोषण स्तर में कहने क्या होता था, जैसे पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, यानी श्रेणीबद्ध परिस्थिति में जो श्रेणीबद्ध कई स्तर है कि यहाँ पे स्वपोषी, यहाँ शाकाहारी, यहाँ मांसाहारी, तो इसको 2 यानी सी को 2, सी को 2 कर दो, यहाँ है यानी इन, क्योंकि पहले हमने इन दोनों को काट लिया फिर इसको काट लिया, ये आंसर हो गया। हमें जानने की जरूरत नहीं, खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल क्योंकि आपस में इंटरलिंक है। मैंने बताया था खाद्य श्रृंखला में कुछ नहीं है, ये आपस में जीव जंतु भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, घास को खाया। फिर खाद्य जाल की खाद्य श्रृंखला के जो एक दूसरे में, खाद्य श्रृंखला में ही मैंने बताया था, खाद्य श्रृंखला में ही कि घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, लेकिन सांप ने टिड्डे को भी खा लिया, यानी एक दूसरे को जो संबंध है। ठीक,
तो सब कुछ नहीं करना, सबसे आसान विकल्प में पहुंचना है और उससे दिखना आंसर मिल जाएगा। इकोलॉजिकल नीचे के संदर्भ में, तो इकोलॉजिकल नीचे शब्द किसने दिया? जोसेफ ग्रीनल ने। तो बताओ पहला विकल्प, वह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों को उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यात्मक भूमिका। तो मैंने क्या कहा था कि जहां वो रह रहे हैं, जो उनकी कार्यात्मक भूमिका है, वो सब क्या कहलाता है? उसका इकोलॉजिकल नीचे कहलाता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। हाँ सही, क्योंकि शेर का अलग इकोलॉजिकल नीचे होगा, बाघ का, तो ये ध्यान देना है, इकोलॉजिकल नीचे प्रजाति का अलग होता है। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, मैंने क्या कहा था? एक पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर, तीसरा पोषी स्तर। जैसे जैसे आप जाओगे ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। लिंडमान ने क्या कहता? 10%, यानी घटती है। ये नहीं कि घट सकती है घट सकती है, कुछ नहीं, सीधे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक घटती है। अब है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के बाद क्या होती है? घटती है। लिंडमान, किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलता है? मैंने क्या कहा था? एक पोषण स्तर, दो पोषण स्तर, तीन पोषण स्तर, और क्या हो रहा है? 10% ही मिल रहा है। लिंडमान का नियम। भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देता है। मैंने भोजन जाल में विविधता, भोजन जाल में विविधता मतलब क्या है? भोजन जाल, जैसे शेर घास है, विभिन्न प्रकार के घास, विभिन्न प्रकार के, यहाँ पे हिरन है, हाथी है, शेर है, बाघ है, यानी ये पूरी विविधता है। तो बताओ पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को बढ़ावा देगा कि नहीं? बढ़ावा देगा। जैसे मान लो शेर है, ठीक, शेर को खाने के लिए केवल हिरन ही मिल रहा है और धीरे धीरे हिरन खत्म हो जाएंगे। तो बताओ पारिस्थितिकी तंत्र खतरा हो जाएगा कि नहीं? शेर को हिरन भी मिल रहा है, शेर को हाथी मिल रहा है, शेर को अन्य जीव जंतु भी मिल रहा है, मतलब एकदम भोजन जाल में विविधता, यानी पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता है। अब है, वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, ये यथानुसार क्यों? क्योंकि जब इतनी विविधता रहेगी पारिस्थितिकी तंत्र, उतना ही उसका उत्थान होगा, मतलब उतनी उसकी पोषण स्तर बढ़ती जाएगी। कथन कारण सही है, उसकी व्याख्या कर रहा है, आपको कुछ नहीं देखना है। पर्यावरण में ज्यादा ज्यादा कथन कारण की व्याख्या करता है। जहां भी आपको लगे कॉमन सेंस से कि ये सही हो सकता है, वो सही है। ठीक, क्योंकि आप क्या जानोगे कि पारिस्थितिकी समुत्थान, समुत्थान कुछ नहीं। हाँ, आपको ये पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अगर भोजन जाल में शेर, बाघ, चीता, विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के पादप होंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता बढ़ेगी, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बढ़ेगी। आपको केवल एक कॉमन सेंस से देखना है। आपको डीपली ये नहीं कि यूपीएससी कितना, कि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, ये होगा फिर ये होगा, जितना दिमाग लगाओगे क्वेश्चन उतना गलत होगा। अब है, सूर्यातप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत मैंने बताया ही था, सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा मिलेगी तभी तो पारिस्थितिकी तंत्र कार्य करेगा। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। बताओ प्रथम पोषण स्तर में कौन है? पेड़ पौधे हैं। यही तो सूर्य की ऊर्जा को भाई प्रयोग कर रहे हैं अपना भोजन बनाने में, ग्लूकोज बनाने में, ऊर्जा विमुक्त, ऑक्सीजन विमुक्त करने के लिए। तो बताओ सौर ऊर्जा ही तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा को ही तो हरे पौधे भोजन बनाएंगे, फिर शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा, बिना सौर ऊर्जा के कैसे? तो कथन कारण सही, कथन कारण की व्याख्या करता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य है, मैंने बताया ही था। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ स्वपोषी, स्वपोषी किसे कहेंगे? स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। कौन बनाएगा? पोषण स्तर फर्स्ट के, यानी जो पेड़ पौधे होंगे, जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे। ठीक, तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता। क्यों? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं ना, तो प्राथमिक उत्पादकता नहीं कहलाएंगे, तो ये स्वपोषी भी कहलाएंगे, ये पोषण स्तर फर्स्ट भी कहलाएंगे, ये प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि पहले यही तो उत्पादन कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट समझना, गलत नहीं करना। पोषण स्तर फर्स्ट पे पेड़ पौधे, ये उसके अलावा पादप पाए जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, क्योंकि अपना भोजन बना रहे हैं तो स्वपोषी कहला जाएंगे। और ये प्राथमिक रूप से उत्पादन, क्योंकि सूर्य की रोशनी को लेकर पहले यही तो भोजन बना रहे हैं, तो प्राथमिक उत्पादक। और द्वितीय उत्पादकता का संबंध परपोषी स्तर के उत्पादन से, यानी परपोषी कौन है? द्वितीय उत्पादकता, जैसे शाकाहारी, शाकाहारी ने क्या किया? स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त किया, फिर उत्पादकता किया, मतलब अपने उत्पादन को बढ़ाया। मतलब हाथी ने क्या किया? पेड़ पौधों को खाया, अपने शरीर को मोटा किया, यानी क्या किया? वो द्वितीय रूप से अपने उत्पादन किया, मतलब द्वितीय उत्पादकता कहलाया। क्योंकि अब इसको कौन खाएगा? शेर खाएगा, यानी द्वितीय उत्पादकता का संबंध परपोषी, क्योंकि ये स्वयं भोजन थोड़ा बताया, इसने पेड़ पौधों को खाया, यानी द्वितीय उत्पादक का संबंध परपोषी से है। ठीक, कथन कारण एक और दो दोनों सही है। खाद्य श्रृंखला में मानव का, बताओ मानव क्या है? बताओ हम किसको खा सकते हैं? हम धान को भी खा सकते हैं, गेहूं को भी खा सकते हैं,
और हम वो है जो मछलियों को, यहाँ तक कि विभिन्न जीव जंतु को भी खा सकते हैं। मतलब हम सर्वाहारी हैं। हम प्राथमिक भी उपभोक्ता है, हम द्वितीयक भी उपभोक्ता है, हम सब कुछ सर्वाहारी हम भी हैं। सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत, सर्वभोजी मतलब सर्व पहले ही कह दिया, सर्व मतलब सबको खाएगा, ऐसा कोई नहीं बचा है जिसको ना खाए। और सर्वभोजी कौन होता है जो सबको खाता है? वो होता है डीकम्पोजर। ठीक, सर्वभोजी में मानव भी आ सकता है, क्योंकि मानव यानी देखो, अब घटक प्राथमिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। जब नष्ट हो जाएंगे तो डिकम्पोजर इनको अपघटक करेगा। उपभोक्ता मरेगा, इनको भी उपभोग करेगा। मांस भक्षी, इनको भी डिकम्पोजर क्या करेगा? करेगा। मानव भी सबको खाएगा। यानी सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत कौन है? यही प्राथमिक उत्पादक। देखो यहाँ देख लो, प्राथमिक उत्पादक मांस भक्षी अपघटक। भाई डिकम्पोजर जो सबको खा रहा है उसको कौन? ऐसे अपघटक क्या सर्वभोजी की ऊर्जा का स्रोत कौन है? सर्वभोजी कौन है? डिकम्पोजर। बताओ, जब सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे पहुंचना। देखो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्राथमिक उत्पादक सर्वभोजी की ऊर्जा का स्रोत हाँ है, प्राथमिक उपभोक्ता हाँ है, लेकिन इसके अलावा अन्य उपभोक्ता, जितने उपभोक्ता है सब, मतलब बताओ, डिकम्पोजर शेर को भी तो डिकम्पोज कर सकता, मर जाएगा। तो सर्वभोजी की ऊर्जा का स्रोत बताओ, पेड़ पौधे भी हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी है, द्वितीयक उपभोक्ता भी है। तो बताओ, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है, यानी सब कुछ है। प्राथमिक उत्पादक के साथ उपभोक्ता, यानी प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता मांस भक्षी सब कुछ है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ जो प्राथमिक उत्पादक को खाएगा, मांस भक्षी, बताओ उपभोक्ता छूट गया, तो उपभोक्ता को भी ऊर्जा का स्रोत है, मांस भक्षी भी ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको एकदम नॉर्मल में पहुंचना है, एकदम ये नहीं कि देखो यहाँ प्राथमिक उत्पादक है, मांस भक्षी भी अपघटक, ये नहीं, उपभोक्ता दिया है कि उपभोक्ता भी तो सर्वभक्षी ऊर्जा स्रोत है। उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी को भी तो ऊर्जा का स्रोत है, जो मानव खाता है। पार्थिव तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त, बताओ उच्चतम पोषण स्तर पे कौन है? पोषण स्तर फर्स्ट स्वपोषी पेड़ पौधे, पोषण स्तर सेकंड शाकाहारी, पोषण स्तर थर्ड मांसाहारी जो शाकाहारी खाए, पोषण स्तर फोर्थ जो सबको खाएगा यानी सर्वाहारी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैसे जो किसको खाएगा? प्राथमिक उत्पादक को खाएगा। यानी देखो, प्राथमिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे, प्लैंक्टन है। इनको जो खाएगा वो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। इनको कौन खाएगा? शाकाहारी खाएगा। इसमें शाकाहारी कौन है? हिरन है। इसमें कौन है? चींटी है। बाघ नहीं है, बाघ को हटा दो। बताओ, लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी मांस खाती है, क्योंकि आप लोमड़ी कैसे, आप देखो अपने मोगली, तो उसमें लोमड़ी क्या करती है? शेर खां का जो बचा हुआ मांस का टुकड़ा वो कौन खाती है? लोमड़ी खाती है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? ए है जैव, ए है अजैव। इनके बीच बिचौलिया मध्यस्थ कौन है? जो जैव को अजैव में परिवर्तित करेगा, अजैव को जैव में परिवर्तित करेगा, ये कहलाएगा डिकम्पोजर यानी वियोजक। ठीक, सीधे आंसर। यानी पेड़ पौधे जब मरेंगे या उनकी डेथ होगी तो उनको क्या करेगा? डिकम्पोजर, उनको अपघटन करके उनको अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देगा। अब जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के संकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में पड़ता है। मैंने क्या कहा था? डीडी सांद्रण मतलब जितना पोषण स्तर ऊपर बढ़ता जाएगा, डीडी सांद्रण उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि बायोक्यूमुलेशन यानी जैविक आवर्धन हो रहा है। जैसे मान लो डीडीटी, कोई पेड़ पौधे है उसमें डीडीटी आया, फिर उसको हिरन ने खाया। हिरन में, क्योंकि हिरन क्या खाएगा? 10 पेड़ को खाएगा, क्योंकि 10% नियम है, 10 पेड़ को खाएगा यानी 10 गुना इसमें डीडीटी रहेगा। फिर ये 10 हिरन को खाएगा, 10 हिरन में जितना डीडीटी उसका भी 10 गुना, यानी जितना ऊपर जाओगे डीडीटी बढ़ता जाएगा। यानी सबसे पहले कौन आएगा? देखो अपने आप आ जाएगा। तो पोषण स्तर देख लो, तब तक पहले मछली में आएगा, पादप में आएगा, सबसे कम पादप में आएगा, क्योंकि पादप सबसे कम, क्योंकि पादप पहले पोषण स्तर पे, जब 10 पादप को खाएगा उसमें ज्यादा होगा जैसे जैसे। तो बताओ पहला पोषण स्तर में कौन आएगा? पादप ही आएंगे। पादप यहाँ दूसरे पे, यहाँ चौथे पे, यहाँ चौथे पे, यहाँ पहले पे है, यानी बी आंसर। सीधे आंसर मारो पी, सबसे कम। जितना पोषण स्तर बढ़ता जाएगा उसमें डीडीटी उतना बढ़ता जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ नहीं, नॉर्मल आंसर पे पहुंचना है। क्या है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। मैंने क्या कहा था? सूर्य है, सूर्य से
पेड़ पौधे ने लिया, पेड़ पौधे से लिया गाय ने, हिरन ने, फिर लिया शेर ने। बताओ, ये बताओ क्या गाय या शेर के मरने के बाद ऊर्जा पुनः सूर्य ऊर्जा में चली जाएगी? सूर्य के पास ऊर्जा चली जाएगी? नहीं जाएगी। यानी एक दिशीय है और घटती जाएगी, वो भी 10% के हिसाब से, यानी एक दिशीय। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता, एक दिशीय होता। बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता नहीं, बढ़ता जाएगा, क्योंकि सापेक्षिक क्षय यानी 10% यानी जैसे ऊपर जाओगे ऊर्जा घटता जाएगा और उसका जो क्षय है, जो उसका क्षय होने की दर वो बढ़ेगी। ये देखना, सापेक्षिक क्षय घटेगा नहीं, सापेक्षिक क्षय बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी, जो उपलब्ध ऊर्जा है। ठीक, नॉर्मल आंसर में पहुंचो, जब यही मिल जा रहा है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय आंसर, क्योंकि एक ही सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया, तत्वों के चक्रण क्या कहलाता है? जैव रासायनिक चक्र। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, बताओ मैंने क्या बताया? सौर ऊर्जा, ठीक, सौर ऊर्जा की कार्बन चक्र में, बताओ कार्बन चक्र में भूमिका हो सकती है। ठीक, पेड़ पौधे यहाँ से लेंगे, लेकिन सौर ऊर्जा की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो क्या होगी? सूर्य का प्रकाश आया, मान लो सूर्य का प्रकाश आया, ठीक, आया, फिर जल में सूर्य का प्रकाश खूब, पेड़ पौधों में भी सूर्य का प्रकाश खूब पाया, तो जल जब सूर्य मतलब तालाब ने खूब सूर्य ऊर्जा पाया, तो यहाँ से क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। ठीक, पेड़ पौधे सूर्य की खूब पर वाष्प ऊर्जा पाए, तो इनसे क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन हुआ। फिर इन दोनों से क्या बना? बादल बना, और बादल फिर बरस गया, फिर तालाब में आ गया, फिर पेड़ पौधों को मिल गया। यानी जल चक्र में बिना सौर ऊर्जा के बताओ जल चक्र चल पाएगा? नहीं। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के लिए हमें ताप चाहिए। बताओ कार्बन चक्र हो सकता है, क्योंकि कार्बन चक्र सूर्य मतलब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, लेकिन जल चक्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए तापमान चाहिए, तभी तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड, बताओ ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? यहाँ ऊर्जा की मात्रा बहुत उपलब्ध ज्यादा है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऊर्जा की मात्रा घटती जाएगी लिंडमान के नियम के अनुसार 10%। तो बताओ सीधा है कि नहीं सीधा है? क्योंकि पहले यहाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा, फिर कम ऊर्जा उपलब्ध होगी, यानी ये सीधा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता? बताओ सौर ऊर्जा को सबसे पहले कौन पाएगा? स्वकोषी पाएंगे, यानी प्राथमिक उत्पादक। वो कौन है? पोषण स्तर 1 वाले, जिसमें पेड़ पौधे आएंगे, पादप आएंगे, यानी इसमें कौन है? बाघ। बताओ मांसाहारी पाएगा? केचुआ पाएगा? कसकुट्टा, कुलेरेला। मान लो आपको कंफ्यूजन हो कसकुट्टा और कुलेरेला, मतलब जब आप पढ़ोगे क्लोरेला आप आएगा, क्लोरेला कोई, मैं इसमें दो में कंफ्यूजन हो सकता हूँ, कसकुट्टा और क्लोरेला। लेकिन जब मैं इसमें दोनों में कहूंगा कौन सा पोषण स्तर मतलब इसमें से कौन सा पादप है, तो मुझे थोड़ा सा मैं कहूंगा कसकुट्टा, मतलब जो कुट्टा जो कस के काट रहा है, तो काटेगा कौन भाई? जीव जंतु कोई होगा, कोई हो सकता है, कोई हो सकता है भाई प्राथमिक और द्वितीय पोषक तत्व, क्योंकि जो काटेगा वो कैसे उत्पादन करेगा? वो पादप थोड़ा होगा। कुलेरेला पादप है, एक शैवाल है कुलेरेला। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? मैंने क्या कहा था? कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थों से कौन अपना भोजन बनाएगा? पोषण स्तर फर्स्ट वाले, यानी जैसे कौन है इसमें? चींटी। बताओ चींटी घास खाएगी, विषाणु क्या? बताओ विषाणु स्वयं भोजन बनाएगा अकार्बनिक पदार्थ से? नहीं, क्योंकि विषाणु मानव से क्या लेगा? विषाणु मानव की विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी से ऊर्जा लेगा। रबर का पौधा, रबर का पौधा है, रबर का पौधा सूर्य का खूब तापमान लेगा, खूब बादल बरसेगा खूब, इसीलिए देखो उससे कटिबंध क्षेत्र में खूब होता है रबर, और नीचे से खूब खनिज लेगा, और यानी ये तो अजैविक तो हुए, अकार्बनिक तो हुए। यहाँ से ताप लिया, यहाँ से वर्षा लिया, यहाँ से खनिज लवण लिया। बताओ रबर का पौधा है कि नहीं? आंसर रबर का ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा होता है। बताओ ऊर्जा का पिरामिड सीधा खड़ा होता कि नहीं? हाँ, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड खड़ा होता कि नहीं? देखो जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है, तो हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बताओ हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है? बताओ इसमें क्या है कि कुछ ऊर्जा वो होगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा, क्योंकि 10-10% मिलेगा, यानी ठीक। जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है, तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है? आप कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त करो। बताओ एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, मान लो इसको 100 मिला, इसको फिर 10 मिला, इसको 1 मिला, 10% मिला, यानी हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्त नहीं होती, हर पद में कुछ ऊर्जा क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। ठीक, तो ये सही है, आर गलत है।
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम? जैविक पदार्थ क्या होता है पौधों का? मतलब पौधे का तौल दो, पौधे की नाप तौल कर दो, जिसकी नाप तौल सबसे अधिक हो वही सबसे अधिक जैविक पदार्थ उसका अधिकतम होगा। बताओ, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को, शीतोष्ण पतझड़ वन, बताओ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या है? 15, मान लो 10 से 15 मीटर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 45 मीटर। बताओ ये कितना होगा? मान लो 9 मीटर। शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियां मान लो 2 मीटर, 1 मीटर। तो बताओ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को तौलोगे और 15-10 मीटर वालों को तौलोगे, किसका जैविक पदार्थ अधिकतम? भाई वर्षा वन का ही तो है। वर्षा वन देखोगे इतने मोटे मोटे, इतने बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि खूब तापमान, खूब वर्षा पा रहे हैं, खूब खनिज उनका जमीन से बताओ लैटराइट मिलता। बताओ इनकी ज्यादा जैविकता है, जैविक पदार्थ होगा कि पतझड़ वन का होगा? कि एक वृक्ष यहाँ तो एक वृक्ष 10 मीटर के बाद है। यहाँ वर्षा वन एक पेड़ है, बगल में एक पेड़ है और सब एक दूसरे से 45-45 मीटर और सब एक दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सुपोषण मैंने क्या कहा था? जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना, ठीक। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करना था। मैंने क्या कहा था कि जब सुपोषण होगा तो खूब एल्गी उपजेंगे, खूब जल कुम्भी उपजेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो मछलियां हैं, जो जीव जंतु, उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा, घुलित ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर से तापमान आ ही नहीं पाएंगे ऑक्सीजन। तो बताओ घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जल डिजर्ट हो जाएगा, यानी जल में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक। और इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी बढ़ जाएगी कि हमें और ऑक्सीजन दो। इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर, बताओ उत्पादक है, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है। देखो बताओ, ये न्यूनतम रूप से आश्रित है कि अपने जीवन के लिए सब कुछ इसको यही चाहिए, प्राथमिक उत्पादक से ही चाहिए। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक होती है। प्राथमिक उपभोक्ता, बताओ अगर हिरन की संख्या, हाथी की संख्या घास से ज्यादा हो जाए तो बताओ फिर तो कुछ दिन बाद वो मरने लगेंगे भूखे, अगर उनकी संख्या, क्योंकि 10% तो ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है। एक हाथी 10 पेड़ को खाएगा। बताओ अगर हाथी मान लो 100 पेड़ है, 200 हाथी है, तो बताओ 100 पेड़ 20 ही तो हाथी का पेट भर पाएगा, 180 भूखे मर जाएंगे अगर संख्या अधिक हो जाएगी। अब देखो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, यानी 200 पेड़ होने चाहिए, 20 हाथी होने चाहिए, तब जाके संतुलन, यानी 20 हाथी का भरण पोषण, यानी उत्पादक ज्यादा होने चाहिए, यानी सी सही है। अब आते हैं